currently have one institution called the RSS, which is the mothership of the BJP, that believes that it should be the only institution in this country. And the idea is to systematically penetrate people into all India's institutions. इतने वर्षों से इन्वेस्टिगेशन इत्यादि इनके खिलाफ नहीं होता था, आज जब सच्चाई सामने आने लगा है तो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से धमकी दे रही है, ये देश के संविधान के खिलाफ है। सरकार बदलेगी, नई सरकार आएगी और जवाबदेही तय करेगी हर उस व्यक्ति की, हर उस संस्था की, हर उस अधिकारी की जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और बीजेपी के कहने पे अपने पदों का दुरुपयोग करके उनके राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने की, बदनाम करने का काम किया। हम चेता रहे हैं, ये संदेश कान खोलकर सुन लिया जाए। नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस स्वराज पथ पर। जी हां, ये स्वराज पथ हमें ये दिखाता है कि 69 साल पूरे हो रहे हैं उस पूर्व संध्या को। ये गणतंत्र भारत का मजबूत गणतंत्र 70 साल का होने जा रहा है और ये विश्व का, हम ये कह सकते हैं कि सबसे मजबूत गणतंत्र है। ये स्वराज पथ हमें ये भी बताता है कि ये गणतंत्र ये बताता है कि संविधान का जिस वक्त निर्माण हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस वक्त संविधान का निर्माण, वो संविधान हमें दिया, साथ ही साथ ये भी बताया कि संविधान सर्वोपरि है। इस देश में सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन संविधान से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है कि क्या सरकार में रहना ही संविधान की इज्जत करना सिखाता है, या फिर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना सरकार से बाहर आकर के कुछ जायज हो जाता है? कुछ इसी पर आज ताल ठोक के बड़ी बहस हम करने वाले हैं, क्योंकि देश की पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, जिसने देश पर आधी सदी से ज्यादा वक्त तक राज किया, लेकिन कांग्रेस को और कांग्रेस के अध्यक्ष को ना ही सेना पर भरोसा है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस वक्त आपने देखा क्या हुआ था, ना ही सर्वोच्च अदालत पर और ना ही देश की संवैधानिक संस्थाओं पर, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के दूसरे नेता गाहे बगाहे संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते रहते हैं। राहुल गांधी ने आज ओडिशा में एक कार्यक्रम हुआ और उसमें बोलते हुए कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं में नागपुर से नियुक्तियां हो रही हैं, आरएसएस के लोग संवैधानिक संस्थाओं में घुसपैठ कर रहे हैं। उन्होंने बकायदा कहा कि वो घुसपैठ चल रही है, वो अपने लोगों को भर्ती कर रहे हैं और आरएसएस की जननी बीजेपी है। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता आनंद शर्मा तो राहुल गांधी से भी 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सरकार के साथ कम काम करने वाली मशीनरी को धमका दिया कि सरकार भी बदलती है, जब हम आएंगे तब हर अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी, जवाबदेही तय होगी, धमकी भरे अंदाज में बताया। तो ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आज के 6 बजे के 6 बड़े सवाल। राहुल गांधी रिमोट से संवैधानिक संस्थाओं को चलाना चाहते हैं, पहला बड़ा सवाल। दूसरा, क्या राहुल गांधी संविधान का अपमान करके चुनाव जीतेंगे? तीसरा बड़ा सवाल, राहुल गांधी ने एक बार फिर आरएसएस पर हमला किया है। सवाल यह है कि राहुल की संघ से जंग कब तक चलती रहेगी और संघ हर चीज में कैसे आड़े आता रहेगा? और क्या राहुल गांधी संघ और बीजेपी से डरा कर, जो कि कह रहे हैं कि डराया जा रहा है देश में, तो 2019 का चुनाव जीतेंगे? आनंद शर्मा ने धमकी दी है, इसका मतलब क्या है? तो क्या सत्ता से वनवास का बदला अब कांग्रेस इस तरीके से लेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस धमकी देकर जीतेगी 2019 का चुनाव? हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है और साथ ही साथ इस गणतंत्र को रिप्रेजेंट करती, गणतंत्र यानी ये जनता मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आप सबका, जोरदार तालियां इस जनता के लिए, क्योंकि ये जनता है, इस जनता है तो संविधान है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। हमारे साथ जफर इस्लाम है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे साथ निशांत वर्मा है, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, इनका जोरदार स्वागत कीजिए।
हमारे साथ आरवीएस मणि साहब हैं जो कि अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं एमएचए में। बहुत बहुत स्वागत कीजिए इन साहब का भी। हमारे साथ गीता भट्ट होंगी जो कि आरएसएस समर्थक हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ जॉन दयाल हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। इनका जोरदार स्वागत है। और किसी परिचय के मोहताज नहीं, वरिष्ठ पत्रकार टी.आर. रामचंद्रन हमारे साथ मौजूद हैं। जफर इस्लाम, सबसे पहला सवाल आपसे, वो सवाल जो कि राहुल गांधी से पूछा गया, जिसका जवाब राहुल गांधी ने इस तरीके से दिया कि संवैधानिक संस्थाओं में आरएसएस को घुसाया जा रहा है और बीजेपी इसके पीछे है। या तो संवैधानिक संस्थाओं का हाल इतना बुरा कर दिया है जो कि राहुल गांधी कह रहे हैं, या फिर वो सत्ता में नहीं है, ये उसकी छटपटाहट है। क्या है ये? देखिए, आपने सही कहा, सत्ता में नहीं है इसलिए इस तरह की छटपटाहट दिखा रहे हैं। हकीकत तो यह है कि उनके ही समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केज पैरेट, किसके बारे में कहा था? सीबीआई के बारे में। सीबीआई का उन्होंने दुरुपयोग किया। हम नहीं कह रहे हैं, सरकार नहीं कह रही, आज की सरकार, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किस तरह से गलत तरीके से लोगों को गलत फंसाने का काम कर रही थी। और किसके इशारे पे कर रही थी? जो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे चिदम्बरम, और उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके ऑफिस के बार बार इस तरह से कोशिश रही कि जो निर्दोष लोग हैं सिर्फ इसलिए कि अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है इसलिए उनको फंसाया जाए। आज हम तो सिर्फ वो काम कर रहे हैं, हम तो हर काम बोलते हैं खुल्लम खुल्ला कि जो लोग करप्शन किया है, जो लोग गलत काम किया है, उसको पूरी इजाजत है एजेंसीज को, हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। वो बिल्कुल अपने हिसाब से चले, उनको कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन एविडेंस के बेसिस पे जाते हैं। जब एविडेंस है तो डरना क्या है? इसलिए ये सारे ऑफिसर्स अपने हिसाब से जाते हैं, सारे संस्था अपने हिसाब से काम करते हैं, हमें उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करते। लेकिन राहुल गांधी की सबसे बड़ी तकलीफ यह है, और आज जिस तरह से धमकी दे रहे हैं, देखिए इनको यही सोचना चाहिए था जिस तरह से इन्होंने दुरुपयोग किया है। इसलिए आज अगर वो एजेंसीज के लोग इनके पर जा रहे हैं तो जाहिर है इन लोगों ने गलत काम किया होगा, इसलिए जा रहे हैं। ठीक है निशांत वर्मा, ये सत्ता की छटपटाहट है क्या? क्योंकि यहां पर अधिकारी तो वही हैं, अब यहां पर फाइलें खुल रही हैं, कहीं सामने नाम आ रहे हैं। क्या इस कारण से अब संविधान का डर दिखाया जा रहा है? क्योंकि अभी तो सत्ता में आए नहीं, धमकाना पहले शुरू कर दिया। मैं नहीं समझता कि कोई धमकी भरी बात राहुल गांधी ने करी है। सर आनंद शर्मा क्या कह रहे हैं उससे एक कदम आगे बढ़ के? आनंद शर्मा जो कह रहे हैं उसमें मैं आता हूं। पहले राहुल गांधी की बात को समझे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी जो है बुढ़ापे की लाठी साबित हो रही है। उसके बिना तो वो 2 कदम नहीं चल पा रहे। हर 2 लाइन के बीच में 4 बार राहुल गांधी बोलते हैं। उसका कारण ये है कि आज 5 साल पूरे होने को आ रहे हैं इनकी सरकार को। जब सरकार में आए थे उससे पहले जो 2014 का रनअप था, उस रनअप में बॉलिंग करते थे और कहते थे एक एक विकेट गिराऊंगा मैं कांग्रेस की, क्योंकि भ्रष्टाचारी पार्टी है। आज तक, इस मोमेंट तक एक भी कांग्रेसी को जेल में नहीं डाल पाए, ना ही चार्ज फ्रेम कर पाए। तो हो गई ना नहीं, वो चीज सरकार का नहीं कोई रोल, उस चीज का सरकार का कोई रोल नहीं। जो भ्रष्टाचार की बात सरकार की थी, यूपीए 1, मैं आपकी बात में बीच में नहीं बोला सर, आप या फिर आप बोल लीजिए। यूपीए 1 और यूपीए 2 के टाइम पे जिस भ्रष्टाचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने 2014 की छलांग लगाई थी, वो 2014 से आज 2019 इलेक्शन सर पे है, एक साबित नहीं कर पाए, एक कांग्रेसी को जेल में नहीं डाल पाए। तो इसलिए कांग्रेस जो है वो देखिए, कांग्रेस खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस आज ये कह रही है कि आपने जो झूठ बोला, अब उसके बाद मैं खड़ा हूं, मैं बात करूंगा। यदि आप आरएसएस, यदि आप आरएसएस, बयान दिखा दूंगा। आरवीएस मनी तो उसी सिस्टम का पार्ट रह चुके हैं ना। मैं आता हूं उनके पास। कैलाश विजयवर्गीय एक सेकंड मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक सवाल मुझे उनसे लेना है। कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त हमारे साथ है। राहुल गांधी की जंग संघ से लगती रहेगी, लेकिन आज उनका बयान देश की संस्थानों को क्या बदनाम नहीं कर रहा? क्या राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को रिमोट से चलाना चाहते? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी, जिस तरीके का सवाल राहुल गांधी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी का जन्मदाता है और यहां पर आरएसएस घुसा रहा है। उससे पहले से क्या होता रहा है वो शायद भूल रहे हैं। आप इससे क्या पॉइंट आउट करते हैं? देखिए, कांग्रेस ने मुझे लगता है कि मानसिक रूप से हार स्वीकार कर ली। कभी वो चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, कभी वो संसद के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उन्हें किसी भी संवैधानिक संस्था के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। और एक परिवारवाद की सरकार जिस प्रकार चली है, जिस प्रकार परिवारवाद का उनका संगठन चलता है, वो समझते हैं कि देश भी इसी प्रकार चलेगा। देश इस प्रकार नहीं चलेगा, देश प्रजातांत्रिक तरीके से चलेगा। वैसे राहुल गांधी की
इससे पहले भी उन्होंने संघ का नाम लिया, बाहर विदेश गए तब उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना कर दी, यहां पर भी संघ की बात कर देते। आपको लगता क्या है कि संघ से जंग कब तक चलने वाली है उनकी? ये बहुत स्वाभाविक आरोप है। आज़ादी के बाद से जब से संघ ने इस देश के अंदर राष्ट्रभक्ति वाले नौजवानों की फौज खड़ी की है, उससे कांग्रेस में घबराहट है और हमेशा संघ पे प्रतिबंध लगाएंगे। कभी संघ जैसा पैरेलल संगठन हम खड़ा करेंगे, कभी संघ के ऊपर कोई आरोप लगाते हैं। संघ विश्व का सबसे बड़ा अराजनीतिक संस्था है जो कि सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। उन्हें राजनीति को लेना देना नहीं। पर कुल मिलाकर राहुल जी और कांग्रेस को सिर्फ अगर कुछ गाली देने के लिए मिलता है तो संघ ही दिखाई देता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी। मेरा सवाल आरबीएस मनी सीधा है, 2G होता है तो कैग पर सवाल हो जाता है। यहां पर राहुल गांधी बहुत आसानी से कह देते, जो मैंने पूछा कैलाश विजयवर्गीय कि संघ के लोग हैं, संघ भर्ती करा सुनियोजित तरीके से, एक कहीं फैक्ट उन्होंने रखा, कोई नाम सामने रखा, कोई अधिकारी की बात रखी कि ये संघ का था, देखिए यहां पे शाखा कर चुका है और यहां आकर के अंदर आ गया, सिर्फ कहने भर के लिए कह दिया कहा जाए। और इससे पहले यूपीए में क्या हुआ सर, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यूपीए में मैं अलग अलग कह देता हूं। पहले तो जहां तक सेवा में भर्ती होने की बात है, उसकी एक प्रणाली है, विविध तरीके से प्रोसीजर होता है। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। उसके अलावा भी और जितने भी होते हैं, जैसे सीबीआई का जो डायरेक्टर है उसका नियुक्ति का प्रणाली तो वैसे ही बना रखी है, जजेस की प्रणाली है। ये सब संवैधानिक संस्थाओं में जो भी नियुक्ति की प्रणाली होती है वो प्रणाली के सिफारिश के आधार पर एसीसी अप्रूव करती है। इसमें कोई आरएसएस वारएसएस घुसाने का कोई तरीका नहीं है, मेरिट्स पे होता है। ये इसके पूरे नॉर्म्स बने हुए हैं। अगर वो ये कहते हैं तो किस आधार पे कहते हैं, इसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नंबर 2, जहां वो कहते हैं आरएसएस के बारे में, कई बार ऐसे प्रयास हुए हैं और आरएसएस के ऊपर कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जो एंटी नेशनल काम करता हो। होम मिनिस्ट्री ने उसको आज तक बैन नहीं करा। भाई बीच में कुछ पॉलिटिकलाइजेशन हुई थी, कई प्रयास हुए थे, अब कितने हद तक हुए थे, जैसे एलटीटी को बैन किया वैसे यूएपी के अंडर वो कर नहीं पाए। तीसरी बात ये कि आनंद शर्मा जी जो आज धमकी दे रहे थे, मैं तो उनके जमाने का दुरुपयोग का मैं तो भुक्तभोगी हूं। रंजीत सिन्हा को बोल के सतीश वर्मा को बोले मेरे पैंट में सिगरेट लगाया और निशांत वर्मा जी ताली बजा रहे थे। ऐसे निशांत वर्मा जैसे जितने लोग हैं ताली बजा रहे थे। तब उनको मानव अधिकार, किसी अधिकारी का ईमानदारी, किसी अधिकारी का निष्ठा, वो सब अच्छा नहीं लगता है ना जॉन दियाल। अधिकारी हिसाब से काम ना करे, अधिकारी अपने हिसाब से काम ना करे, जो कि अब तक करता रहा है। उसमें सरासर झूठ को प्रोपेगेट करने की कोशिश की और मैं खड़ा हुआ था। तो ये सब लोग जब 1.5 देखिए 2014 में 2013 में मेरे ऊपर सिगरेट लगाई गई है, 2009 का केस है। इन्होंने बार बार उस झूठ को फेंकने की कोशिश की। मैंने कहा ये सरासर झूठ है, मैं निराधार आधार पे कुछ नहीं कह सकता। इसके अलावा कई झूठ जो इन्होंने किया उन सब का मैंने खुलासा किया है, अपने किताब में किया है। हिंदू आतंकवाद का भ्रम, मिथ ऑफ हिंदू टेरर, काफी पब्लिक डोमेन में आज तक किसी ने उसका रिपोर्ट नहीं किया। फैशन हो गया ना, फैक्ट्स को रिपोर्ट नहीं किया। संस्था आपके अकॉर्डिंग काम ना करे, सीधा सवाल उठा दो। यहां पर आपको सीबीआई लगे, पहले आलोक कुमार आपको लगता है कि कहां से आ रहा है, फिर उसके बाद डिसेंट बाद में कर देते जब उसको हटाने की बात आती है। इलेक्शन कमीशन अपने आप को फुल प्रूफ करता है तो उस पर सवाल उठा दो, क्योंकि बाहर जाके वो निष्पक्ष दिख रहा है। इससे पहले सीबीआई को लेकर के और तमाम चीजें सर देख लीजिए, यही छटपटाहट रही ना। फैशन तो आपकी जेब का रुमाल और मेरी जेब का रुमाल, ये फैशन है। मेरी पहली दुविधा तो यह है कि मैं अभी यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं या संघ का समर्थन कर रहे हैं। और जब तक कोई कानून नहीं है कि संघ की मेंबरशिप आपको सरकारी नौकरी से वंचित करती है, तो संघ के लोग अगर सरकार में हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या आर्मी के जनरल हैं या सिपाही हैं या अंडर सेक्रेटरी हैं, उनका हक है। कोई कानून आज की तारीख में है नहीं। संघ नहीं, वो तो मैं गलत दिखाते हैं ना। मैं तो मान के कह रहा हूँ कि आज की तारीख में संघ की मेंबरशिप या कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप या कांग्रेस की मेंबरशिप और सरकारी नौकरियों का पद ग्रहण करने में कोई अंतर्शोध नहीं है। ये तो मान के मैं चल रहा हूँ, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। और जैसे सरकारें आती है अपने लोग भरती है, ये भी बात सच है। अगर आप कह रहे हैं कि क्या संघ में और सरकार में जो भाजपा है उसके अंदर आपस में रिलेशनशिप है, तो सर्वविदित है। संघ के भाजपा के जनरल सेक्रेटरीज आरएसएस दान करता है
आदान प्रदान होता रहता है। लेकिन संघ के लोग कहां से आ रहे संवैधानिक संस्थाओं में सर? वो कहां भर्ती हो रही? राहुल गांधी जिसका डर दिखा रहे हैं कि संघ मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, या तो कोई प्रूफ हो या कोई बात, या सिर्फ 2019 का एक डर दिखाया जा रहा है। आप सरकार के स्पोक्समैन में कभी टोकता नहीं हूं आपको। मैं कह रहा हूं कि क्योंकि भारत में कोई कानून नहीं है कि ऐसी रिलीजियस या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबरशिप या पॉलिटिकल की भी सरकारी नौकरी में आपको रोकती है। वो सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहे, वो संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, वो टेक ओवर की बात कर रहे हैं, वो घुसने की बात कर रहे हैं। अब आप आए ना, मैं कह रहा हूं ना कि वो घुसने की बात कर रहे हैं। या तो प्रूफ हो, या तो फैक्ट हो, या फिर कहीं ना कहीं देश ये पूछना चाहेगा कि संवैधानिक संस्थाओं का फिर सम्मान किया किसने? वो 75 में सर सम्मान हुआ था जब संविधान के ऊपर इंदिरा गांधी हो गई थी। वो सर 77 में सम्मान हुआ था, सम्मान हुआ था सर। संविधान की संस्थाएं संविधान के अंदर आती हैं, उसकी कृति है वो। संविधान को किस तरह तोड़ा जा रहा है उसकी मैं व्याख्या करना मांगता हूं। सर 75 से ज्यादा बड़ा संविधान तोड़ा गया था। संघ की परिभाषा 75 से ज्यादा बड़ा संविधान तोड़ा गया था और 75 से ज्यादा जॉन दयाल साहब बड़ा संविधान तोड़ा गया था जब जुडिशरी ने इंदिरा गांधी को हटा दिया था सर। लेकिन सुनना नहीं मांगते। लेकिन मैं कह रहा हूं कि संविधान के अंतर्गत कृत जो संस्थाएं हैं उसकी बात छोड़िए, यहां पर संविधान के खिलाफ कार्य हो रहे हैं, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। संविधान की जो सेक्युलरिस्ट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर किस तरीके का प्रघात हो रहा है, वहां पे सर्वधर्म संभाव है। और यहाँ पे एनसीआर का जो कानून आप पास कर रहे हैं, जो सिटीजनशिप का पास कर रहे हैं कि बांग्लादेश फॉर इंस्टेंस मुसलमान को छोड़ के बाकी सब आ सकते हैं, इस तरीके से छोटा सा छोटे से आजकल चल रहा है। मैं इसका उदाहरण संविधान खतरे में आ जाता है। नहीं, एक तरफ आप देखते हैं तो इलेक्शन कमीशन खतरे में आ जाता है कि वो संवैधानिक नहीं होता है। जुडिशरी में इंपीचमेंट लेकर के आ जाते हैं दीपक मिश्रा के खिलाफ, राज्यसभा के उपसभापति कह देते हैं, वो कह रहे हैं कि उनका गुण दोष के आधार पर हक ही नहीं हटाने का, तब संविधान खतरे में आ जाता है। या फिर मैं ये कहता हूं गीता भट्ट 75 में संविधान खतरे में आ जाता है, वरना फिर आरएसएस की बात करते हो तो मैं कहता हूं फिर वो लिस्ट लेकर के गीता भट्ट उसके बाद टीआर रामचंद्रन। ठीक है सर, जफर इस्लाम आता हूं। देखिए, आज जो राहुल गांधी जी ने जो टिप्पणी करी है, मैं इतना कहना चाहूंगी कि जब भी कभी एक जो बौद्धिक प्रबलता की या वैचारिक शक्ति की कहीं ना कहीं जो कमी होती है, और जब आप इस कारण से अपने और आपके पास कुछ ऐसा देश के सामने कोई दिशा देने का अगर असमर्थता होती है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं जो नेतागण हैं वो उंगली उठाने का संघ के ऊपर प्रयास करते हैं। और जैसा आज जॉन दयाल जी कुछ उदाहरण यहाँ देना चाह रहे थे, मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगी, जैसे आपने 1975 की बात करी, भूल गए ये जस्टिस HR खन्ना को, उनको किस तरह से जब उन्हें उनकी चीफ जस्टिस बनने की, मुख्य न्यायाधीश बनने की बारी आई, तो किस तरह से उस समय कांग्रेस पार्टी ही थी, इंदिरा गांधी ही थी कि उनकी वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए जस्टिस बेग को जो है चीफ जस्टिस बनाया गया। और ये शायद 1973 में AN रे, जस्टिस AN रे को भूल गए, जिन्हें उस समय भी इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी की ही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने AN रे को उस समय चीफ जस्टिस वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए और उनको चीफ जस्टिस बनाया। और यहाँ ये बात कर रहे हैं सिटीजनशिप बिल की, आप मुझे बताइए पूरे विश्व में क्या कोई ऐसा उदाहरण है जहां की किसी देश के आस्था के आधार पर, धर्म के आधार पर टुकड़े कर दिए गए हों, 3 टुकड़े कर दिए गए हों, और उसके बाद भी ये प्रश्न लगा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं सिटीजनशिप बिल के ऊपर, जो इसी देश की, जो इस देश की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, जो अगर किसी और देश में, क्या उनको इतना ही अधिकार देना नहीं चाहते? उसमें ईसाई धर्म के भी जो लोग हैं उनकी भी गणना है, सिखों की भी गणना है, हिंदुओं की भी गणना है। लड़ाई संविधान बचाने की है टीआर रामचंद्रन साहब, या फिर सत्ता में आने की है, भले संविधान को नीचे दिखा करके आने की है? क्योंकि संविधान इससे पहले क्या सबसे ज्यादा अगर कई सरकारें गिराई गई, इंदिरा गांधी का इतिहास देखिए, 50 बार संविधान का उपयोग करके गिराई गई है। उसके अलावा मैं 75 अब बता रहा हूं, 77 सर 84 देख लीजिए, क्वात्रोची कैसे भागा, सीबीआई खुद कहती केस बंद कर दिए, कितने सब चीजें। देखिए इंस्टेंसेस बहुत हैं, 75 का जो आप गिना रहे हैं मेरे ख्याल में वो एक बड़ा सॉलिड इंस्टेंस है जहां पर उन्होंने इमरजेंसी इस देश में लगाई। पर इमरजेंसी लगाने के बाद ऐसे नहीं है कि फ्री रेन मिल गया उनको, वो आखिरकार इलेक्शन भी हारे, फिर 80 में इलेक्शन कंटेस्ट की, फिर वापस वो आए, और काफ़ी कुछ उनको अपने आप को भी सीखने को मिला कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएंगे तो आपके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। दूसरी बात जो मेरे ख्याल में हम में से कोई भूल नहीं सकता वो ये है कि आरएसएस अपने आप में, आप उसको कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बुला लीजिए, कुछ भी बुला लीजिए, पर एक आइडियोलॉग है बीजेपी के। उसने 3 चीज़ें बीजेपी के सामने लक्ष्य रखे थे।
एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, और एक तीसरा था कि वो किसी ना किसी तरह इस देश को जोड़ने की कोशिश करें। अब जो एलिगेशंस राजनीतिक दलों से हटके है, वो एलिगेशन ये है कि आरएसएस के कुछ हद तक कोशिश ये रही है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट की नहीं बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट माने इंस्टीट्यूशंस और मिनिस्ट्रीज हैं कोई जो बहुत मायने रखती हैं उनके लिए, वो चाहते हैं कि कुछ उनके जो लोग हों वो उसमें घुसे। अब ये इसमें कितनी सक्सेस हुई है नहीं हुई है, इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद मुजफ्फर इस्लाम के साथ आता हूं। मैं एक बहुत छोटी सी बात रखना चाहता हूं। अगर मैं एक मकान खरीदता हूं, उसके दस्तावेज नहीं कराता हूं और खाली एक स्टैम्प पेपर पे खरीदता हूं, तो कुछ चोरी कर रहा हूं। इतनी बड़ी आरएसएस, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे दुनिया की सबसे बड़ी संस्था, आज तक रजिस्टर नहीं हुई। पहला सवाल तो ये खड़ा होता है। दूसरी बात ये आती है कि जहां संविधान को लेकर के या संवैधानिक पोजीशंस को लेकर राहुल गांधी पे सवाल किया जाता है, किया जाए। मुझे कोई ये बता दे, मोहन भागवत कहते हैं 3 दिन के अंदर मैं आर्मी से ज्यादा फास्ट पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर लोग खड़ा कर सकता हूं। आर्मी को डिमीन करने का उनको अधिकार किसने दिया? 1 2 सर, सर्जिकल स्ट्राइक पर जब सवाल उठाया किसने डिमीन किया था? ये सर्जिकल स्ट्राइक, मैं पूरी बात संजय निरुपम ने मैंने जो कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, किसने डिमीन किया था? सर आप डाइवर्ट ना करें। नहीं, डाइवर्ट नहीं, आप डाइवर्ट ना करें। सर, पाकिस्तान उस आर्गुमेंट को बाय कर रहा था। नहीं सर, पाकिस्तान उस आर्गुमेंट को बाय कर रहा था। क्या उसकी इज्जत उतारने के लिए अलाउड है? क्या आरएसएस गली का गुंडा कह दिया जाता है? आप कहते हैं कि तब अब आपको संवैधानिक से पहले मैं ज्यादा सक्षम 3 दिन में करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं कि व्यापारी एक सैनिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। शर्म की बात है। ये संवैधानिक लोग क्या बात करते हैं या लंबे लंबे भाषण देते हैं? राहुल गांधी पे सवाल करिए, इन पे भी पूछिए। ठीक है, मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता जो मुखौटा पहन के इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह बैठे हैं यहाँ पर, उनको मैं जवाब देना चाहता हूं कि अगर इस देश में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है जो वाकई देश के लिए मरने मिटने के लिए हर वक्त तैयार रहती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी, और एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आरएसएस है। वो आरएसएस है। आपकी नजरों में सिर्फ ये चाहिए कि आपको अगर बेनिफिशियरी है कांग्रेस पार्टी के, तो आप उनके समर्थन करेंगे, लेकिन अगर देश के हित में अगर काम करना, मोहन भागवत जी ने 3 महीने पहले कहा था कि देखिए, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी में दिलचस्पी नहीं है, और ना मैं कभी अपने कार्यकर्ताओं को बोलता हूं जो वर्कर हैं कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करो, लेकिन मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए सपोर्ट करता हूं, हर वो संस्था को सपोर्ट करता हूं जो देश हित में काम करता है। हकीकत यह है कि कांग्रेस देश हित में तो नहीं काम करती। आप देखिए 2 दिन पहले का ईवीएम का मसला, एक प्रायोजित काम किया जिससे देश की डेमोक्रेसी को बदनाम करने का काम किया। आप देखिए, जब आपको सेना के बारे में बात करते हैं, सेना को जब चीख चीख के बोल रहा है एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स की हमको जरूरत है, ये सब सारी चीजें कमी है, तो आप बिचौलिए के चक्कर में आप बैठे रहे। राहुल गांधी का भारत तोड़ो गैंग के साथ खड़ा रहना देश में नहीं हो सकता ना सर? नहीं, लेकिन जब उन्हीं पर चार्जशीट होती तब संवैधानिक संस्था, तब दूसरी बात सवाल उठाते हैं। मोदी वाले हैं, मुखौटा लेके घूमते हैं। हम किसी का मुखौटा या चोगा नहीं पहनते। आगे से कोई आपकी खिलाफत करे, ये मत बोलिए कि कांग्रेस के बेवकूफ हैं। आप होंगे बीजेपी के बेवकूफ। आप सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आप क्वेश्चन नरेंद्र मोदी साहब ने खुद 1 जनवरी को कहा, 1 जनवरी 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक। जॉन दयाल, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। जॉन दयाल, एक सेकंड, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन जॉन दयाल नहीं, ठीक है, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। निशांत एक सेकंड, जॉन दयाल, ये छटपटाहट नहीं है तो क्या है? जॉन दयाल, ये छटपटाहट नहीं है तो क्या है? यहां से गवर्नमेंट हटाने के लिए आपको अवार्ड वापसी गैंग भी शुरू करना पड़ता है। आपको लगता है संविधान तभी खतरे में आपसे पहले नहीं लगा? 60 साल तक आपने राज किया है, आपको पाकिस्तान जाना पड़ता है कि यहां पर इस सरकार को हटा दीजिए। आपको वहां पर बाजवा को गले लगाना पड़ता है। भारत तोड़ो गैंग, जहां टुकड़े के नारे लग रहे होते हैं, वहां तक जाना पड़ता है, और फिर चार्जशीट होती है, फिर भी आपको खड़े रहना पड़ता है, जुडिशरी पे सवाल उठाने पड़ते हैं। सुनिए, आज से 5 दिन बाद 30 जनवरी आएगी। 30 जनवरी आप लोगों को याद रखिए। जब भी आप 26 जनवरी याद करें, 30 जनवरी हमेशा याद रखिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सीने में 3 गोलियां लगी थी। मैं जब आज आपको मुबारकबाद देता हूं
गणतंत्र दिवस की और आप सबको मुबारक देता हूँ तहे दिल से, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से जीती हुई आज़ादी का, बहुत ही मुश्किल से बनाए हुए संविधान का कल एक तरीके से उद्घाटन होता है, रिपब्लिक बनती है। हम सब उसमें एंजॉय करते हैं। 5 दिन बाद और कुछ महीने बाद राष्ट्रपिता का देहांत हो जाता है। टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है, इसकी परिभाषाएं आप किसके मुंह से सुनना मांगते हैं? मेरे हिसाब से टुकड़े गैंग, मैं कह रहा हूं ना सर, टुकड़े गैंग की परिभाषा जब कोर्ट कर देता है वो मंजूर नहीं होती है, वो जब चार्जशीट हो जाती है वो मंजूर नहीं हो जाती है, सिविल सेल की रिपोर्ट आ जाती है सर तब मंजूर नहीं होती है, वो टेप आ जाता है सर, वो वीडियो आ जाता है तब मंजूर नहीं होती है। लेकिन सवाल जहां पर परिवार पर उठता है, जब लगता है कि 60 साल तक संविधान को कोई खतरा नहीं हुआ, 75 की इमरजेंसी भी है, नहीं सर, क्योंकि यहाँ आप सत्ता से बाहर हैं, अभी आपको संविधान खतरे में नजर आता है। ठीक है सर, यहाँ का युवा बैठा ना, सवाल करना चाहता है ना आप, ठीक है, मैं इन लोगों के बीच चाहूंगा। आप देख रहे हैं ताल ठोक स्पेशल एडिशन स्वराज पथ से, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। और यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या धमकी देकर कांग्रेस जीतेगी 2019 का चुनाव? ब्रेक से पहले जॉन दयाल ने जिक्र किया कि बापू जिस वक्त शहीद हुए थे, बापू की जिस वक्त हत्या कर दी गई थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है ना कि ये वही लोकतंत्र है, ये वही संविधान है, ये उस वक्त खतरे में नहीं आया गीता भट्ट, जब एक आतंकी के लिए तमाम लोग पहुंच जाते हैं रात को कानून खुलवाने के लिए, जुडिशरी खुलवाने के लिए, उस वक्त ये नहीं खतरे में आता। ये इस लोकतंत्र की ब्यूटी थी। यहाँ पर ये तब खतरे में आ जाता है जब तमाम एग्जाम्पल आपके पास आ जाते हैं, जब जब रात की तरह के नहीं होते। आज ही को संविधान खतरे में आता है, आप क्योंकि बाहर है। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। और याद कीजिए कि जब अजमल कसब पकड़ा गया था तो उस समय किस तरह का नैरेटिव पूरे देश में बनाने की कोशिश की गई थी, और ये बताने के लिए ये तो अजमल कसब पकड़ा गया, ये जो है एक बहुत अच्छी बात थी, नहीं तो ये कह दिया जाता कि वो भी संघ के द्वारा जो है स्थापित व्यक्ति है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहा दिया था। और दूसरी बात, जॉन दयाल जी ने जो बात की, एक मिनट में बात कहना चाहूंगी, जॉन दयाल गांधी जी की हत्या के समय भी प्रतिबंध संघ पे लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद 3 बार ये प्रयास हो चुका है, लेकिन क्यों हटाना पड़ा? किसकी सरकार थी उस समय? कांग्रेस की ही सरकार थी। अलावा मैं एक चीज बताना चाहता हूं, निशांत वर्मा शुरू करने से पहले, अजमल कसाब को कैप्चर करने के बाद 40 दिन तक बैक चैनल डिप्लोमेसी, मैंने किताब में विवरण दिया है, इसका मैंने प्रमाण दिया है। मुझको उठाने की कोशिश की गई, मुझे अगवा करने की कोशिश की, तो ट्रेड ऑफ विद अजमल कसाब। It's a matter of fact. I'm telling on TV. I've already put the documents on my book. And these fellows, और 7 जनवरी को जब मेरा किडनैपिंग अटेम्प्ट फेल हो गया, 7 जनवरी को पाकिस्तान ने फिर एक्सेप्ट किया था कि अजमल कसाब हमारा आदमी है। उससे पहले उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, और इन्हीं के एक मंत्री उनके साथ बैक चैनल नेगोशिएशन कर रहे थे। ये भी मैंने पाकिस्तान से ज्यादा प्यार मिलता है सर, क्यों पाकिस्तान? आज तो गणतंत्र की पूर्व संध्या पे पड़े, आज बताना पड़ेगा सर कि पाकिस्तान क्यों जाना पड़ता है संविधान बचाने के लिए भारत का? पाकिस्तान में क्यों हाथ मिलाना पड़ता है खालिस्तानी काम करवाने के लिए? पाकिस्तान में क्यों हाथ मिलवाना पड़ता है कि मुझे यहाँ ज्यादा प्यार और इंडिया में नफरत रिपोर्ट और कहते हैं कि यहाँ पर संविधान खतरे में? बहुत आसानी से सर। पहली बात भाई साहब मैं आपको ये बता दूं, ये रिपोर्ट नहीं हुआ आज तक फैक्चुअली। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी अगर भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का क्रिटिक है तो वो कांग्रेसी नहीं होता। ये गांठ बांध लीजिए पहली, ठीक है, ये गांठ बांध लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, अजमल कसाब, तो ये तो मानेंगे ना कांग्रेस ने ये देश विरोधी काम किए हैं। अजमल कसाब टेररिस्ट था, याकूब मेमन टेररिस्ट था, नाथूराम गोडसे टेररिस्ट था। कोई भी टेररिस्ट अगर मेरे देश को नुकसान या मेरे देशवासी को नुकसान पहुंचाता है, आपको पहुंचाता है, मैं खड़ा होऊंगा पहले, लेकिन टेररिस्ट होता है। टेररिस्ट की परिभाषाओं में बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन सर टेररिस्ट की परिभाषाओं में देश खतरे में कैसे आ जाता है? लेकिन निशांत वर्मा, ये देश खतरे में कैसे आ जाता है अगर आप सत्ता में नहीं होते हैं? ये देश में आपको डर कैसे लगने लग जाता है जब आप सत्ता में नहीं होते हैं? मैं बताऊं, ये देश पर राज करके आप संविधान से बड़े हो जाते हैं या संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं? आप प्रधानमंत्री करते हैं जब संविधान खतरे में नहीं आ जाता है, तब संविधान खतरे में नहीं आ जाता है। आज क्योंकि आप सत्ता में नहीं है तो संविधान खतरे में आ जाता है। वर्मा बहुत बढ़िया। अयोध्या मामले, एक सेकंड, मैं वापस कुछ लोगों के सवाल लेता हूं। एक बड़ी खबर ले रहा हूं, अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए 5 जजों की नई बेंच का गठन हो चुका है। एक सेकंड ये सुन लीजिए, एक सेकंड, लोगों को एक बड़ी खबर आ रही है वो जरा दे दे। 5 जजों की बेंच का गठन हुआ है, 29 तारीख से सुनवाई होनी है, एवरीवन नोज इट। अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए 5 जजों की नई बेंच का गठन हो गया है।
सीजीआई ने ये 5 जजों की नई बेंच बनाई और 29 तारीख को, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था एक जज के ऊपर, उससे पहले एक कल्याण सिंह मामले में क्योंकि उन्होंने वो पैरवी की थी, ऑब्जेक्शन उठाया था। ऑब्जेक्शन उठाने के बाद यह कहा गया था नई बेंच बनानी पड़ेगी। तब भी कई आरोप लगे थे कि एक पक्ष जो है इसे आगे करना चाहता है, नई बेंच बनाई जाए। नई बेंच के लिए 29 तारीख की डेट दी गई थी। अब 5 जजों की नई बेंच का गठन कर लिया गया है अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए। सीबीआई ने 5 जजों की ये नई बेंच बनाई है। ठीक है, वापस चर्चा पर लौटते हैं। कुछ यहां पर बच्चे सवाल करना चाहते थे, आइए आगे बोलिए, किनसे सवाल है आपका? कांग्रेस सर, कांग्रेस प्रवक्ता सर, आप जितने जोश के साथ आप बोल रहे हैं यहाँ पे कि सर नाथूराम गोडसे एक टेररिस्ट था, सर आप ही पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद को टेररिस्ट घोषित कर दिया, भगत सिंह को टेररिस्ट घोषित कर दिया। सर क्या एक ही पार्टी ने आजादी लाई थी? एक ही पार्टी ने आजादी लाई थी सर हमें। ठीक है, आपकी बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बहुत आराम से बताया कि हर कोई जो बीजेपी का विरोध करता है वो कांग्रेसी नहीं होता। सर ये बहुत कन्वीनियंस होती है ना। नंबर दूसरी बात, ये बहुत दूसरी बात, आपके सवाल का जवाब, आपके सवाल से जो निकलती है उनके सवाल का जवाब दे दूं। हाँ दे दीजिए, बड़ा सही सवाल पूछा है, माकूल सवाल है। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों को किसी भी सरकार ने शहीद का नहीं दिया तमगा। ठीक है, मैं कहता हूं कांग्रेस ने नहीं दिया, लेकिन 2014 के इलेक्शन के बाद जो सीना तान के 56 इंच बोलते थे, जब उनसे पूछा गया तो कहते क्या जरूरत है, हमारे लिए तो सर आंखों पे। यानी आप ये समझिए कि हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। जफर इस्लाम, ठीक है, किसने टेक्स्ट बुक्स में आतंकी लिखा था? सर बाकायदा ये दर्ज है, भगत सिंह को आतंकी लिखा था, उग्र। अरे सर, हिटलर की तारीफ करने वाले नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम, मतलब हिटलर की मंजूर है आपको ना? वहां पे भगत सिंह आतंकी मंजूर है। पार्टी के बारे में लिख सकते हैं, सरकार कमाल करते हैं साहब। जीसस क्राइस्ट को हैवान लिखे, हिटलर की तारीफ करे नरेंद्र मोदी एससीएम, वो नहीं कोई बात करेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ट्वीट देखिए, और उन्होंने किस तरह से प्रशंसा की है भगत सिंह की, वो आपके लिए देखने लायक है। आपको अपने इतिहास के बारे में नहीं मालूम है। शहीद का आप और सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए, ये सरकार में इनसे पूछिए, इनकी सरकार को सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखा। हमारी सरकार ने शहीद का अपमान उस दिन होता है, सर शहीद का अपमान उस दिन होता है जब यहाँ शहीद का गला रेत करके वो पाकिस्तान बैट आर्मी वाले ले जाते हैं, और उसी बाजवा से नवजोत सिंह सिद्धू गले मिलते हैं। शहीद का अपमान तब होता है, राहुल गांधी के कहने पे गया था सर, शहीद का अपमान तब होता है। सर शहीद के अपमान की आप बात कर रहे हैं। जॉन दयाल, ठीक है जॉन दयाल, शरीफ के साथ हाथ में हाथ डाल के कांग्रेस ने तो परंपरा रखी थी कि गांधी नेहरू परिवार के अलावा किसी को सम्मान ही नहीं देना है। हमारी सरकार जब से आई है, हमने देश के हर वो सम्मानित व्यक्ति जो देश के लिए समर्पित रहे, उनको हमने सम्मान देने। ठीक है, एक सेकंड, जॉन दयाल मुझे एक बात बताइए, सीधे तौर पर ये लोग पूछ रहे हैं क्योंकि संविधान तो है। नहीं, एक सेकंड, निशांत वर्मा, एक सेकंड, हमने पूरा सम्मान। ठीक है जफर इस्लाम, ठीक है जॉन दयाल, उसके बाद यहां से एक सवाल लेंगे। जॉन दयाल, मैंने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक किताब लिखी थी और पिछले साल एक नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखी। मैं ये कहना मांगता हूं कि नरेंद्र मोदी आरएसएस की खिलाफत करना कोई कांग्रेस की हिमाकत करना या उसकी हिमायत करना नहीं है। ये कहने के बाद मैं एक बात बताना मानता हूं आपको, शहीद आजम, सिर्फ शहीद नहीं, शहीद आजम भगत सिंह वामपंथी था, कम्युनिस्ट था। परसों क्या हुआ दिल्ली में, मलिकाए विक्टोरिया, इंग्लिस्तान के ऊपर भारत की सामग्री, साम्राज्य जो भी उसको कहलाती है, उसका जंतर मंतर पर किस तरीके से सत्कार किया गया कि उसने 1857 में मुसलमानों को हराया। ये शर्म की बात नहीं है आज की तारीख में, इसको बोलिए हाय हाय, शर्म शर्म। उसके बाद मैं कुछ और कहना मांगता हूं, आप ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार की तरफ में ज्यादातर चीजें नेहरू के नाम पर थी, फिर इंदिरा गांधी के नाम पे आई, और यह भी सच है कि ज्यादातर आजाद भारत की चीज की पीड़ा है ना सर बनाई। जॉन दयाल, फिर इसी चीज की पीड़ा है, फिर इसका मतलब संविधान खतरे में नहीं है, पार्टी खतरे में है। फिर आप कहिए या फिर पार्टी खतरे में है, राहुल खतरे में है, या कांग्रेस खतरे में है, या दल खतरे में है, फिर इसका नैरेटिव हो गया ना। फिर संविधान को ये भी बताया और उनसे खास मिलने वर्धा जेल में भी गए थे,
और उनकी सारी किताबें उन्होंने पढ़ी जब वो जिस जेल में संविधान बंद की थे। शपथ देते हैं, संविधान बनाने वाले को भी सम्मान देने से वंचित रहिए, उनको भी सम्मान हमारी सर आपके साथी ने उग्रवादी कहा था, सर आपके आपके साथी उनको उग्रवादी लिखते रहे किताबों में, आप कह रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी जरूर है, आपके ही साथी उग्रवादी लिखते रहे हैं। लिखते रहते हैं, अगर सरकार के साथ चलेंगे तो और मैं उनकी अब सब मंजूर है, किताबें सरकार के साथ रहते हैं तो सब पाठ्यक्रम मंजूर है। ठीक है, एक सवाल सुनिए, हटाने ठीक के है, लिए बोलिए बोलिए। सर, एक तरफ कांग्रेस किताबों कहती है को। कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली थी तो बहुत बड़े बड़े वादे करती है कि सेना से हम कश्मीर उनसे बदला लेंगे पाकिस्तान से, लेकिन उसके बाद कुछ काम नहीं कर रही है। जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद वही कांग्रेस सरकार सेना को ही झूठा साबित करने के लिए प्रयास करती है। और जब सेना का वीडियो देकर उस बात को साबित कर दिया, उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक की एनिवर्सरी मनाई जाती है, ठीक है, अभी आपने कहा था ना, अभी आपने कहा था ना, नहीं अभी आपने कहा था ना जॉन दयाल, मेरे ख्याल से अब आपको दोबारा कहना चाहिए हाय हाय शेम शेम। अभी आपने कहा था ना, दोबारा कहिए, दोबारा कह दीजिए हाय हाय शेम शेम। जिसने सेना पे सपोर्ट कह दीजिए ना जॉन दयाल, अभी आपने कहा था कि होना चाहिए हाय हाय शेम शेम, तो इस पर भी होना चाहिए ना कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। इस पे नहीं होगा ना। सचिन, मैं बच्चे की तारीफ करता हूँ, आपका सवाल बहुत अच्छा था और कांग्रेस की निंदा करता हूँ, इतिहास और कांग्रेस की निंदा करता हूँ, 71 की और लड़ाई कांग्रेस की निंदा करता हूँ, और उस आदमी की निंदा करता हूँ जिसने हमारे देश पर सवाल उठाया, उस आदमी की भी निंदा करते हैं सर जिसने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया। हमने किया ये जो छोटा जो पॉलिटिसाइजेशन है, इसको नरेंद्र मोदी तक रामचंद्र, इसको नरेंद्र मोदी तक, ठीक है, मैं वापिस आ रहा हूँ। रामचंद्र, मुझे इस बहस को कंक्लूड करके एक बार अयोध्या पे भी एक कमेंट लेना है, लेकिन सच में क्या ये संविधान खतरे में? सर बड़े बड़े इंसिडेंट्स देख लिए कि संविधान कभी खतरे में नहीं आया। संविधान सर्वोच्च था, सर्वोच्च है, सर्वोच्च रहेगा। संविधान का हर एक ने अपने तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन यहां पर क्या पार्टी खतरे में है? क्या यहां पर दल खतरे में है? क्या 2019 के लिए अपनी पोजीशन खतरे में है? इसलिए डर है। नहीं, संविधान खतरे में जरूर आया है और उसके लिए काफी कोशिशें की गई कि वो उसको उसमें से निकाला जाए। ये बात बिल्कुल सच नहीं है कि संविधान खतरे में कभी नहीं आया। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने भी ऐसी कोशिश की है, ताकतें उसके खिलाफ ऐसी खड़ी हुई कि ये कुछ चीजें जो करना चाहते थे दूसरे पक्ष वाले, वो नहीं हो पाई। बट हम ऐसी एलिगेशंस ना लगाएं लोगों के ऊपर कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें कोशिश की। उन्होंने सोचा होगा पर वो इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर पाए। आखिरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी जो अपनी स्ट्रेंथ है, एग्जैक्टली उसको ब्रेक थ्रू करने में कोई आसान काम नहीं है। जरूर कोशिशें हुई हैं पर अभी तक वो कोशिशें नाकाम रही हैं। अभी तक ये नाकाम है और नाकाम ही रहेंगी। अगली खबर का रुख करते हैं, जिसका मैंने कहा था कि इस वक्त ये ब्रेकिंग खबर आ रही है। एक कमेंट यहां से भी लेंगे जल्द में 30 सेकंड देते हुए। अयोध्या मामले पर सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 5 जजों की बेंच का गठन कर दिया है। 5 जजों की बेंच 29 जनवरी से अयोध्या मामले की सुनवाई करेगी। इस बेंच में जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शामिल है। तो कुल मिलाकर ये 5 जजों की घोषणा कर दी गई है। निशांत वर्मा, इस बार तो कम से कम ये कोशिश की जाए, क्या ये एश्योरेंस हो सकता है कि अभी अड़ंगा नहीं होगा? पिछली बार तो ये था 2-3 पॉइंट रख दिए गए थे, एक जज को लेकर के सवाल उठा दिया गया था, दूसरी तरफ से ये कह दिया गया था कि साहब ट्रांसलेशन भी नहीं है। अब क्या माना जाए कि कांग्रेस अड़ंगा नहीं लगाएगी? सचिन जी, दिल की बात कहूं तो मैं तो खुद चाहता हूं ये जमीन विवाद जल्दी से जल्दी निपटे, ताकि एक राम मंदिर की पिटीशन तो जाए। आज तक तो राम मंदिर की कोई पिटीशन ही नहीं है। ये तो जमीन विवाद है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस कभी देश को नहीं बताती है कि कोई एक भी पिटीशन नहीं आज तक सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में है जहां आदेश मांगा गया होगा। तो मैं तो चाहता हूं ये के बाद तो चुनाव और नजदीक आ जाएंगे। ठीक है, जफर इस्लाम 29 के बाद भी यही कहेंगे, देखिए कोर्ट से डेट चलती जा रही है, अटका रहे हैं, लटका रहे हैं, भटका रहे हैं, लेकिन हम अपनी डेट नहीं बता रहे हैं। नहीं, देखिए सर्वोच्च न्यायालय को डेट बताना है कि किस दिन वो तारीख बताएगी, भाई ये इसका फैसला। लेकिन हर आदमी पूछता मैनिफेस्टो में आप लेकर के आए थे, मैनिफेस्टो में लेकर हमने कहा, हमने तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहा, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहा। लेकिन ये जरूर कह दूंगा, कहना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए कि चाहे जो भी विकल्प हो, हर विकल्प का इस्तेमाल होगा ताकि वहां मंदिर बने। ये जो भव्य मंदिर बनने की जो बात कही है वो बिल्कुल सही साबित करके कहां से होगा? अगर फिर तारीख पे तारीख आती चली जाएगी। गीता भट्ट, लगता है आपको संघ ने कह दिया अध्यादेश, लेकिन बीजेपी आपके सामने है। यहाँ पर ये कहा जाए कि दोनों की मिली भगत है। गीता भट्ट कभी ये रहेगा अगर फिर तारीख हो जाती है। गीता भट्ट, ठीक है, गीता भट्ट, मैं बताता हूँ। देखिए निशांत जी ने इस देश की आस्था से जुड़े हुए विषय को कितनी आसानी से सिर्फ एक जमीन की लड़ाई का मामला कर
उसे बर्खास्त कर दिया। बड़े दुख की बात है। देश की आस्था बना दिया। आप उल्टा हर सिक्के के दो आस्था नहीं है। जॉन दयाल मस्ट बी हैप्पी। मस्ट बी हैप्पी। भगवान कभी न्याय नहीं होता। भगवान न्याय से बड़ा, क्योंकि भगवान ही न्याय है। भगवान ही न्याय है, न्याय ही भगवान है। राम का इस्तेमाल ना करें। भगवान ही न्याय है, भगवान ही न्याय है। भगवान कचहरी में कैसे होता है? भगवान कचहरी में नहीं होता। अच्छा ठीक है। आरवीएस मणि नई स्ट्रेटजी के तहत कल मैं ये देख रहा था, नई स्ट्रेटजी के तहत मैं एक आधा कमेंट लूंगा। नई स्ट्रेटजी के तहत कल मैं ये देख रहा था, क्योंकि आप तो बहुत कांग्रेस से बहुत क्लोजली काम कर चुके हैं। वो ये होता है, एक तो ये कि प्रियंका गांधी जा सकती है रायबरेली चुनाव लड़ने, दूसरा राहुल गांधी अयोध्या जा सकते हैं राम मंदिर नैरेटिव को करने के लिए कि पिता ने ताला खुलवाया था, पुत्र मंदिर के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। लगता है आपको कि एक तरफ रोड़े अटकाना, दूसरी तरफ कांग्रेस का राहुल गांधी का नैरेटिव हो सकता है सर? देखिए, मेरा सीधा सवाल है कि अब न्यायपालिका के पास 5 बेंच क्लियर हो गई, दोनों पार्टी मेरिट्स पे आर्ग्यू करना शुरू करें। ये नहीं बेंच हंटिंग करेंगे ना। बेंच हंटिंग, राजीव जवन जी आप जाके खड़े न हो जाए कि भाई वो आदमी जो है वो बोलिए राजीव बेंच हंटिंग कानून बात कर रहे हो, हक की बात कोई भी पार्टी कांग्रेस बीजेपी और आई थिंक अच्छा ठीक है, एक सेकंड सर मेरा सवाल बीजेपी वालों से है। अच्छा ठीक, by settling this issue once for all. नहीं लेकिन मणि साहब सबसे बड़ी बात ये ना, पिछली बार हमने देखा अड़ंगा लटकाना कौन चाहता है, सुनवाई तो तब आएगी ना। ठीक है, एक लास्ट कमेंट। आई डोंट थिंक ये फुटबॉल खेलने वाली चीज नहीं है, ये आस्था के साथ जुड़ी हुई है। आई डोंट नो सर, इन ग्लोरी ये सब क्या होता है? Judges are not there to take glorification out of it. अरे if they don't do I mean, it, what a narrative he is giving. ये कहते हैं कि जज को ये कंप्लीट करके ग्लोरी लेना चाहिए। ये कौन सी निशांत वर्मा पिछली तारीख को क्या हुआ था, निशांत वर्मा पिछली तारीख को क्या हुआ था आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से। एक पूरा नैरेटिव सेट हो गया था कि डे टू डे सुनवाई हो जाएगी, लेकिन राजीव धवन खड़े होते हैं, जज के ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं, स्क्रिप्टेड थी वो बहुत तरीके से, उसके बाद इस चीज को आगे लटकाया जाता है और क्या भरोसा है कि दोबारा नहीं लटकाया जाएगा। ठीक है सर, 29 तारीख दूर नहीं है, 29 तारीख दूर नहीं है सर, उस वक्त धर्म संचलन चल रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ आपको बता दें, इसी स्वराज पथ से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सबसे बड़ी कवरेज कल दिन भर आप देखेगा सुबह से ही जी न्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।